हेलो गाइस, कैसे हो। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपी शौरान पे। हमने वादा किया था कि मैथ को हम ओनली 45 क्लास में कंप्लीट कर देंगे और आज है अपना डे फर्स्ट। आरपीएफ की वैकेंसी में 35 में से 35 नंबर ओनली फॉर 45 दिन में लाने के लिए हमने आज डे फर्स्ट की क्लास देखो। हमारे मैथ में टॉपिक है 13 टॉपिक है पूरे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जो सबसे पहला टॉपिक है, डेटा व्याख्यान, अनुपात, रेशियो और प्रोपोर्शनल दोनों है इसमें। माप वाले में जैसे आयतन ज्ञात करना है, सरफेस, ये सारे। 5 नंबर का है गति और समय, बीजगणित, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों आएंगे इसमें। परसेंटेज प्रतिशत दिया हुआ है, संख्याओं के बीच में रिलेशन बिटवीन नंबर्स। 10 नंबर का है लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस, काम और समय, वर्क एंड टाइम, औसत एवरेज दिया हुआ है। और एचसीएफ और एलसीएम को हम अलग से करेंगे। हाँ, इन्हीं में भी आएंगे, लेकिन हम एचसीएफ और एलसीएम को अलग से टॉपिक बना के बात करेंगे इनकी। ये 13 के 13 टॉपिक है, ये हम 45 दिन में कवर करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में अपनी आरपीएफ एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। पूरा नंबर सिस्टम पढ़ने की तो जरूरत है नहीं। चलो, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है। जैसे हमारा टॉपिक फर्स्ट नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या है। नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, कि संख्याएं कितने टाइप की होती हैं, उनको कैसे पहचाना जाएगा। सेकंड टॉपिक आएगा अपना इकाई का अंक। कोई भी आपको नंबर दे देगा, कोई भी संख्या दे देगा, उसमें इकाई का अंक पूछेगा। अब आप बोलोगे इकाई का अंक तो सर बता ही देते हैं। चलो बता देते हो, लेकिन ये पूछ लिया कि इसमें इकाई का अंक बताओ, नहीं बता पाओगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आपको 100 ट्रिक्स बताई जाएगी इसमें। शेषफल पर में कि शेषफल कितना बचेगा, विभाज्यता के नियम, किसी भी डिजिट से जब विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, विभाजित कैसे किया जाएगा, उसके लिए ट्रिक क्या होगी। शून्यों की संख्या, किसी भी नंबर में आने वाले जीरो होंगे उनको काउंट कैसे करेंगे। गुणनखंडों की संख्या, ये टॉपिक है अपना। इसमें हम जैसे अभाज्य गुणनखंड है, सम गुणनखंड है, विषम गुणनखंड है, टोटल गुणनखंड है, वो सारे हम याद करेंगे। सरलीकरण इसके बाद में सबसे लास्ट में टॉपिक है, जिसमें कोई भी नंबर हमारे को दिया हुआ होगा, उसमें 100 ट्रिक के जरिए हम उसको सरल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में हमारे को इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम बेसिक से करते रहें, उसको कुछ ना कुछ हमारे को 100 ट्रिक अपनानी पड़ेगी। इन सारे टॉपिक को हम संख्या पद्धति में करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा संख्याओं का वर्गीकरण। चलो, हमारा फर्स्ट टॉपिक आ गया संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याएं कितने टाइप की होती है। मुख्य रूप से संख्याएं 3 प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक संख्या होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्या, और थर्ड वाली होती है आपकी सम्मिश्र संख्या। यहाँ पे कोई बच्चा अगर आए 12th मैथ से है तो उसको पता होगा कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। बाकी 10th लेवल तक सम्मिश्र संख्या आती नहीं है। यहाँ पे हमें आरपीएफ में ओनली फॉर वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करना होगा, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं है। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, आप बोलोगे सर जो 10th लेवल तक पढ़ के आया उसको पता नहीं है कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या देखो, जैसे मैंने बोला आयोटा, इसका पूरा चैप्टर है 11th में, छोड़ो इसको। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो जैसे अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। आज तक आपने 10th लेवल तक यही पढ़ा था कि अंडर रूट के अंदर ओनली पॉजिटिव इंटीजर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -25, ये सारी संख्याएं क्या है, काल्पनिक संख्या है। सम्मिश्र संख्या क्या होगी, उससे पहले वास्तविक देख लेते हैं। वास्तविक क्या होगी, ऐसी संख्या जिसको नंबर लाइन पे हम दर्शा सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर लाइन है हमारी, ये नंबर लाइन बना ली हमने, बीच में 0, फिर इंटीजर्स लाएंगे 1 2 3, -1 -2, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं,
वास्तविक संख्या हैं। इसमें अगर हमारे पास आ गया √2, √3, ये सारी वास्तविक संख्या, जितनी भी संख्याएं आज तक आपने देखी हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। अब देखो क्या होगा कि सम्मिश्र संख्या को हम लिखते हैं a + i b, जहां पे a है वो वास्तविक संख्या है, b है वो एक काल्पनिक संख्या है। ये हो गया अपना सम्मिश्र संख्या। अब यहाँ पे हम इन दोनों को क्लोज करते हैं, क्योंकि ना तो हम काल्पनिक संख्या पढ़ने वाले हैं ना हम सम्मिश्र संख्या पढ़ने वाले हैं। अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्या कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होगी, एक को तो बोलेंगे परिमेय संख्या, और दूसरी को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां पे q ≠ 0 है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके और q ≠ 0 हो, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होगी, क्या 1/2 परिमेय संख्या है? जी हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। 3/4, 5/6, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको p/q के रूप में लिखा गया है, जहां पे q है वो ≠ 0 यानी 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे मैंने बोला √2, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर पता कैसे नहीं है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है ना? नहीं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। √2 की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। √3, √5, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे ज्यादा बताना जरूरी नहीं है कि ये कैसे हैं, क्योंकि ये सब आप 10th में पढ़ चुके होते हो। पहली जो प्रश्नावली है उसमें आपसे सिद्ध करवाया जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे कंपटीशन में ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। फिर देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है आपकी कंपटीशन में वो ये है कि पाई है, ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की जो वैल्यू आएगी या हम ऐसे लिखते हैं 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 में p/q के रूप में लिखा हुआ है, जहां पे q ≠ 0 है, 7 है इसकी वैल्यू। तो यह 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, 3.14 आगे चलती रहेगी, इसलिए पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो अब देखो परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले देखा हमने संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। ये दोनों हमारे सिलेबस में थी नहीं, इसलिए हमने देखा कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये देखो। एक तो होती है पूर्णांक और एक होती है दशमलव। परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है पूर्णांक और दूसरी होती है दशमलव। पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जिनको नंबर लाइन पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 0 -1 2 3 4, ये सारे के सारे पूर्णांक है, जैसे -1 1 0 2। कोई भी पूर्ण होगा, कोई भी संख्या है, चाहे वो -q, चाहे +q, चाहे 0 हो, वो सारी की सारी पूर्णांक है। लेकिन दशमलव संख्याएं कौन सी हैं, जैसे मैंने बोला 1.2, यहाँ पे बीच में पॉइंट आ रहा है, इसी को दशमलव बोलते हैं, ये दशमलव वाली संख्याएं हैं। मैंने बोल दिया 2.3, ये भी एक दशमलव वाली संख्या है। ऐसी संख्याएं जो जिसमें सारे होल नहीं हो, ये तो पढ़ा होगा आपने, ये रहा होल, यहाँ पे 2 1 ये पार्ट है, पार्ट ऑफ ए होल, किसी भी होल का एक पार्ट है, अलग से टुकड़ा है 0.2, एक का दूसरा हिस्सा। अगर ऐसी कोई संख्या नहीं है तो वो पूर्णांक संख्या होगी, और जो पॉइंट वाली है वो दशमलव वाली संख्या होगी। अब पूर्णांक संख्या की बात आती है कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो पूर्णांक संख्या बेटा 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं,
एक तो होती है पूर्ण संख्या और एक होती है प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। मैंने बोला कि पूर्णांक संख्याएं वह होती हैं जिसमें नंबर लाइन में आप 0 को भी लिख सकते हो, 1 2 3 इन्फिनिटी तक चलती रहेगी, पीछे भी -1 -2 और इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। लेकिन पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी? पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, ओनली फॉर पॉजिटिव आएंगे और उसमें 0 शामिल होगा। कौन सी होगी? 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक जाएगी। पूर्ण संख्या कौन सी होगी? जो 0 से स्टार्ट होगी और ऑल पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, सारे के सारे ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव पूर्णांक आ जाएंगे, पॉजिटिव पूर्णांक आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा उसमें। फिर देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्याओं में से 0 को हटा दो, बाकी सारी बच गई, वो प्राकृत संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनिटी तक चलती हैं। ये हो गई आपकी प्राकृत संख्या। परिमेय संख्याओं के 2 पार्ट होते हैं, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक के भी 2 पार्ट है, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। पूर्ण होती कौन सी हैं? जिसमें 0 से लेके अनंत तक पॉजिटिव। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से लेके अनंत तक पॉजिटिव इंटीजर है सारे के सारे। पूर्णांक संख्याएं हैं, उन्हीं में से तो पूर्ण और प्राकृत निकली हुई है। और पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में क्या फर्क है कि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। बस केवल और केवल प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या बनाने के लिए 0 को ऐड करना होगा, बाकी सारी की सारी सेम है। अब देखो दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याएं भी 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होगी? एक तो होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव कौन सा होता है? जैसे मैंने बोला 1.2, यहां पे शांत हो गया, आगे कोई भी नंबर नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये शांत है। मैंने बोला 1.3 1.4, ये सारे के सारे शांत दशमलव हैं। जबकि अशांत कौन कौन से होंगे? अशांत में भी 2 टाइप के होते हैं। पहली बात तो अशांत कौन कौन से होते हैं? देखो 1.2 1 3 4 5 ऐसे चलते रहे, ये अशांत हो गया। अब अशांत में भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है पुनरावर्ती और एक होती है अनपुनरावर्ती। ये तो रिपीट होने वाले हैं और ये रिपीट नहीं होने वाले। जैसे मैंने बोला 1.2222 ऐसे चल रहा है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि 1.2 पे बार? एक ही बात है। ये पुनरावर्ती दशमलव संख्याएं हैं और यहां पे मैंने बोला 1.2 1 3 4 ऐसे चलती रहेगी, वो अनपुनरावर्ती संख्याएं हैं। अब देखो यहां पे हमने देखा कि 1.222 ऐसे चल रहा है, इसका कोई एग्जांपल है आपके पास? जैसे मैंने बोला 10/3, क्या कैसे चलेगी संख्या? 3.333 ऐसे चलती रहेगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पॉइंट के बाद में सेम संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो उस पर हम बार लगा सकते हैं। बार का मतलब ये हुआ कि वो सारी की सारी संख्याएं हैं, वो सेम आगे की तरफ चल रही हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। चलो एक बार फिर से देख लो। संख्याओं का वर्गीकरण नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें से संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर Q ≠ 0 हो। फिर परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या, जहां पे ओनली होल आते हैं। होल का मतलब टोटल पार्ट आता है। जैसे 1 आ गया, आधा तो नहीं आया, 2 आ गए, 1.5 तो नहीं आया, इसका मतलब टोटल पार्ट आएंगे तो वो पूर्णांक होगा होल। और अगर होल का पार्ट आ जाएगा, पार्ट ऑफ ए होल, इंग्लिश में बोले तो पार्ट ऑफ ए होल, किसी भी होल का टुकड़ा, संपूर्ण का टुकड़ा, जैसे मैंने 1 का आधा कर दिया, अब उस आधे को क्या बोलेंगे? 0.5, तो ये दशमलव हो गया। पार्ट नहीं आना चाहिए, अगर टोटल होल आता है तो पूर्णांक है, पार्ट आ गया तो दशमलव हो गया। पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती है, दशमलव संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है। पूर्णांक होती है पूर्ण और प्राकृत संख्याएं। जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनमें से 0 और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। अगर प्राकृत संख्याएं हैं तो हमारे को 1 से लेके इन्फिनिटी तक
सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। अब दशमलव संख्याएं हैं वो भी दो प्रकार की दी हुई है, शांत और अशांत। शांत दशमलव कौन सा होगा? जिसमें पॉइंट के बाद में फिक्स डिजिट हो, उसके बाद में आवर्ती चलती ना रहे, उसको बोलते हैं शांत। और जिसकी अशांत दशमलव कौन सा दशमलव होगा? जिसके पॉइंट के बाद में संख्याएं रिपीट हो रही हैं। रिपीट का मतलब सेम रिपीट हो सकती हैं, सेम नहीं भी हो सकती हैं, वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चल रही है, रुक नहीं रही। अब अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक पुनरावर्ती और एक अनुपुनरावर्ती। पुनरावर्ती में क्या होता है कि पॉइंट के बाद में सेम संख्याएं रिपीट होने लग जाती हैं। मतलब जैसे 1.2222 चल रहा है, इसको 1.2 पे बाहर लिख सकते हैं। ये हो गया अपना पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का मतलब सेम संख्याएं रिपीट हो रही हैं। अनुपुनरावर्ती का मतलब क्या हुआ कि सेम संख्याएं रिपीट ना होकर अलग अलग टाइप की संख्याएं हैं वो रिपीट हो रही हैं, उसको बोलते हैं अनुपुनरावर्ती। ये होता है संख्याओं का वर्गीकरण। आपने देख लिया होगा संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सारे के सारे अलग अलग चीजें पढ़ी जाएगी। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। इसलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, नया कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो देखो आगे संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्याओं का वर्गीकरण देख लिया। अब देखो सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है देखेंगे। सम संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनको हम 2k के रूप में लिख सकते हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती है? जिसको 2k + -1 के रूप में लिख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आया कि k क्या है सर। यहाँ पे k है आपका पूर्णांक इंटीजर। k यहाँ पे क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं -1, 0, 1, 2 इन्फिनिटी तक माइनस में जाएगी और पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जाती है, वो संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे कोई भी पूर्णांक रख दीजिए। मैंने रखा 0 तो आ गया 0। मैंने रखा 1, यहाँ पे k को 1 से गुणा कर, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। मैंने k की वैल्यू रखी 2, 2 दूनी 4, यानी 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी की सारी संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। कौन सी संख्याएं कहलाएगी? इवन नंबर कहलाएगी। 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे चलती रहेगी इन्फिनिटी तक। इसको एक बार छोड़ो। फिर आती है विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2k + -1। 2k + -1 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 सारी वैल्यू रखेंगे। 0 रखा मैंने तो यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस का 1 आ गया। चाहे प्लस का रख सकते हैं, 1 माइनस का रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 + 1 करेंगे तब तो 5 आ जाएगा, और 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं कहलाएगी। इवन नंबर कौन से होंगे? 0, 2, 4, 8, 10, 12। विषम संख्याएं कौन सी होगी? ओड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या को बोलते हैं ओड नंबर। 1, 2, 5, 7, 9, 12। अगर आपको फिर भी ये याद नहीं रहे कि 2k + 1 क्या है, तो एक सिंपल सी चीज है वो याद रखना कि जो 2 की टेबल में आता है, 2 के फाड़े में जो संख्याएं आती हैं वो सारे के सारे सम संख्याएं हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये तो आती है, और जो 2 के फाड़े में नहीं आती हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। अब आप बोलोगे सर 2 का फाड़ा तो 20 तक ही होता है, 20 के बाद में, अरे 20 के बाद में वापस रिपीट हो जाती है। 20 और 2 22, 22 और 2 24 ऐसे चलते रहेगी। ठीक है, सही। ये हो गई आपके सम संख्या, ये हो गई विषम संख्या। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर के है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? देखो ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर, ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर 2 होते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो गुणनखंड है। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 होते हैं, और 2 गुणनखंड होते हैं वो भी फिक्स होते हैं कि एक तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 1 से विभाजित होगी। ऐसा दुनिया में कोई नंबर बना ही नहीं है, ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है जो 1 से डिवाइड नहीं हो रही हो, 1 से विभाजित नहीं हो रही हो, 1 का भाग नहीं जा रहा हो।
या तो एक का भाग जाएगा उसमें, या इटसेल्फ का मतलब वो खुद से डिवाइड होगी। जैसे मैंने बोला 2, या तो 2 में 1 का भाग जा रहा है या 2 का खुद का जा रहा है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे डिवाइड हो रहा है। मैंने बोला 3 भी एक ऐसी संख्या है जिसमें या तो 1 का भाग जा रहा है या खुद का जा रहा है। मैंने बोला 4, अब देखिए ये अभाज्य है क्या, इसमें 1 का भाग भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है खुद का। इसका मतलब इसके गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके फैक्टर 2 होने चाहिए, ओनली फॉर 2 फैक्टर होने चाहिए। और 2 फैक्टर भी कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो संख्या खुद, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी संख्याएं चल रही हैं। अब मेरे को ये बताओ कि ये संख्याएं सारी की सारी किसी भी नंबर से, एक तो खुद से होगी, खुद से तो संख्या डिवाइड होगी, एक से होगी, ये 2 फैक्टर हो गए, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगी। फिर आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये तो पढ़ते हैं, रट रहे हैं, लेकिन इसके बाद में हमारे को पता नहीं चलता है कि आगे कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम नहीं, कौन सी अभाज्य है, कौन सी भाज्य है। तो मैं आपको एक ट्रिक के जरिए आपको ये उस चीज तक पहुंचा सकता हूं कि हाँ ये हो सकता है, उसको चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं है वो चीज, लेकिन आप वहां तक पहुंच सकते हो। कैसे, आप 6k + -1 कर लेना, आप क्या कर लेना, 6k + -1 कर लेना, आपको लगभग अंदाज लग जाएगा। क्योंकि लगभग जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6 के मल्टीपल के एवरेज में होती है, +-1 में होती है, या तो +1 होती है या माइनस, अप्रोक्सीमेट 6 के +1 होती है। कैसे होती है, जैसे मैंने 6 की टेबल बोली, 6 एकम 6, तो 6 से पहले 1 कम कर दो 5, और फिर 6 से 1 ज्यादा कर दो 7, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 6 दूनी 12, 12 में +1 करेंगे तब तो आ जाएगा 13, और -1 करेंगे तब आ जाएगा 11, ये दोनों भी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 6 × 18, 18 में -1 करेंगे तो 17 आएगा, और +1 करेंगे तो 19 आएगा, ये दोनों भी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट लगभग यही आएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी की सारी +-1 करें तो वो अभाज्य संख्याएं हो, लेकिन लगभग होगी। कैसे, मैंने बोला कि 4 से गुणा करो, 6 की 24 +-1, अब आपने माइनस किया तब तो 23 आ गया, और प्लस किया तब 25 आ गया। अब यहाँ पे देखो 25 अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि 23 अभाज्य संख्या है। 5 से करेंगे 6 × 5 = 30 +-1, 30 में -1 करेंगे, 29 और +1 करेंगे 31, ये दोनों अभाज्य संख्याएं आ गई। तो ऐसे फिक्स नहीं है कि 6k + -1 करेंगे तो अभाज्य संख्या ही आएगी, लेकिन बहुत सारे केसों में अभाज्य संख्या ही होगी। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं चलती हैं, लगभग कहीं पे भी देख लो आप, 3 के बाद में जितनी भी अभाज्य संख्या आएगी वो लगभग 6k के +-1 में ही आएगी, उसके अलावा कहीं नहीं आएगी। चलो, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर अभाज्य संख्या निकालनी हो तो 6k + -1 कर लेना। और यहाँ पे k एक पूर्णांक है, इसको जरूर याद रखना। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो लगभग हर अपनी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है कि आपको अगला कुछ ऐसे पूछेगा, कैसे पूछेगा कि आप 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं होगी, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं होगी, तो आप वहां पे एग्जाम में काउंट तो करोगे नहीं कि गिनने लग जाओगे कि 1 है, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे काउंट कर लोगे क्या? बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम इतना मिलता ही नहीं है। तो ये चीज आपको रटनी पड़ेगी, मैं तो ये बता रहा हूँ सीधी बात। रटने का मतलब है कि आप 1-2 बार देख लोगे, फिर आप नहीं भूलोगे। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं, याद रख लेना। कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आरपीएफ 2019 की
जो एग्जाम थी उसमें तो पूछा हुआ था कि 1 से लेके 100 के बीच आरपीएफ 2019 का ये सीधा क्वेश्चन पूछा, पुट आउट वाला, कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएगी, और सारे बच्चे जिनको पता था वो 25 लगा के आए थे। 1 सेकंड का आंसर लिया, 1 सेकंड का टाइम लिया था आंसर करने में, ओनली 1 सेकंड का टाइम लिया था, उनका टाइम भी बचा था। और जिनको नहीं पता था वो कम से कम 2-3 मिनट ले गए, फिर भी गलत करके आ गए। तो ये आप याद कर लो, ज्यादा बेहतर रहे। 1 से 50 के बीच में 15 है, 1 से 100 के बीच में 25 है, इसका मतलब 50 से 100 के बीच में कितनी हुई? 10 हुई। 15 और 10 25 हो गई। 1 से लेके 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी वो आपको बताना है। तो ये अब की बार क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं आपसे पूछी जा चुकी है कि 25 होगी। 1 से लेके 1000 के बीच में संख्याएं इस बार पूछी जा सकती है, कितनी होगी? 168 होगी, याद रखना ये। चलो, आपने सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या इतना सब कुछ सीख लिया है। तो अब देखो सम अभाज्य संख्या, उससे रिलेटेड ही बताऊंगा, इसलिए मैं पहले आपको यह बता देता हूं कि अभाज्य कौन सी है। अभाज्य कौन सी थी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यही थी। ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं थी। अब देखो, आपको बताना है कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। और बहुत सारे बच्चे होते हैं इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है। अब कैसे ज्ञात करना है? देखो कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होगी वो सारी की सारी विषम होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर सम हो गई तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा, और 2 का भाग चला गया तो फिर वो अभाज्य संख्या बच्ची कहाँ पे? उसके तो फैक्टर 3 हो गए, एक और वो खुद, वो दोनों तो थे ही थे, उसके अलावा एक फैक्टर और हो जाएगा। इसलिए बाकी कहीं पे भी आपको सम अभाज्य संख्या देखने को नहीं मिलेगी। ओनली फॉर 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। 2 एक ओनली ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। तो सम अभाज्य संख्या कितनी? ओनली एक ही होगी, वो होगी 2। उसके बाद में एक संख्या आती है समग्र संख्या। समग्र बोलते हैं, कुछ इसको कंपोजिट बोलते हैं, कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, और कुछ इसको भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब ये कौन सी होती है? जिसके फैक्टर कितने होते हैं? 2 से ज्यादा होते हैं, यानी फैक्टर मोर देन 2, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। क्योंकि जिसके 2 फैक्टर होंगे वो तो अभाज्य संख्या है, और जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए वो होगी कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कंपोजिट नंबर से समझ आते हैं, भाज्य संख्या से भी समझ आते हैं, लेकिन नाम आ जाता है कि समग्र संख्या बताओ। अब समग्र संख्या बताते ही पता ही नहीं रहता कहाँ पे क्या पूछ रखा है। तो याद रखना कि जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। और इसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी। ये आपके एग्जाम में पुट होने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो कि एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, उसको ना तो भाज्य में काउंट किया गया ना अभाज्य में काउंट किया गया है। उसके अलावा 2 और 3 है वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो बच गई कौन सी? 4। 4 के फैक्टर कौन कौन से? फैक्टर निकालो 4 के। 4 है वो 4 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 2 गुणा 2, 1 गुणा 4 भी हो सकता है। ये तीनों इसके फैक्टर आ गए। मोर देन 2 हुआ कि नहीं हुआ? कि 2 से ज्यादा हो गए, 3 आ गए, तो इसका मतलब ये क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब इन दोनों में तीनों जो संख्या हमने पढ़ी हैं
इनमें से कंफर्म है कि एक इक्वेशन रिपीट हो जाए। देखो हमने तीन प्रकार की संख्याएं पढ़ी है, अभाज्य संख्या, सहभाज्य, समभाज्य संख्या और समग्र संख्या। इन तीनों में से एक इक्वेशन रिपीट हो सकता है। कौन सा हो सकता है कि अभाज्य संख्या में हमने पहले पढ़ा था कि अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 के बीच में, ये 2019 में आपके आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में आ चुका है। कितनी होगी? 25 होगी। अब की बार ये पूछ सकता है कि 1 से लेकर 1000 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? वो होगी 168। ये याद रख लेना, अपने नोट्स में नोट जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा के। फिर आता है कि अब की बार 50 से 100 के बीच में पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। तो 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या होगी वो 10 होगी। 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी होती हैं? तो वो हो जाएगी आपकी 15। ये तीनों याद रखने वाली है कि 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होगी, 1 से 50 से लेकर 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होगी, और 1 से 100 के बीच में ये क्वेश्चन आ चुका है 25, और 1 से 1000 के बीच में कितनी होगी? 168 होगी। ये जरूर याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये 100% रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। फिर आता है कि समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या ओनली एक ही है, वो है 2। उसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अभाज्य हो और सम हो। फिर आता है समग्र संख्या, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है, ये याद रख लेना। अब देखो एक आपकी संख्या और बच गई, वो है सहभाज्य। कौन सी है? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सहभाज्य संख्या कोई फिक्स संख्या नहीं है। देखो सहभाज्य संख्याएं कोई ऐसी संख्या नहीं है, वो ग्रुप है संख्याओं का। कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1। ऐसी संख्याएं जिसमें कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड ओनली 1 होता है। इसका मतलब वो दोनों 1 से डिवाइड होगी, बाकी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा कि 2 और 3, ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है, दोनों 1 से विभाजित हो रही हैं, लेकिन किसी दूसरे नंबर से दोनों सेम नंबर से नहीं विभाजित हो रही हैं। इसका मतलब ये है सहभाज्य संख्या। अब कुछ बच्चों की कंफ्यूज ये रहता है कि 3 और 4, सर यहाँ पे ये बताओ उसकी सहभाज्य है कि नहीं। 4 तो डिवाइड 2 से भी हो रहा है, हाँ 4 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन बेटा 3 1 से हो रहा है, 4 1 से हो रहा है। इसके अलावा सेम नंबर नहीं है, 4 2 से हो रहा है लेकिन 3 तो नहीं हो रहा 2 से। इसका मतलब इन दोनों की फैक्टर ओनली कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, और कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 9 और 8, ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं, क्योंकि 8 जिससे विभाजित हो रहा है उससे 9 नहीं हो रहा, 9 हो रहा है वो उससे 8 नहीं हो रहा। केवल और केवल 1 से 8 और 9 दोनों विभाजित हो रहे हैं। तो ये हो गई आपकी सहभाज्य संख्या। आपके डे 1 में जो नंबर सिस्टम था उसका संख्याओं का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। कल डे 2 के जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको शून्यकों की संख्या, इकाई का अंक, ये सारे पढ़ने को मिलेंगे। बाकी सारे ये 3 दिन में क्लास पूरी हो जाएगी आपकी संख्याओं के वर्गीकरण की, नंबर सिस्टम की। उसके बाद में आगे वाले टॉपिक स्टार्ट होंगे। आप जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ डेली नया सीखने को मिलेगा। और अगर नहीं सीखा पाया मैं तो मैं गारंटी लेता हूँ पढ़ाना छोड़ दूंगा। आपके आरपीएफ में अगर आपको 100 नंबर लाने हैं, 100% का मतलब कितना हुआ कि 35 में से 35 क्वेश्चन मैथ में सही करने हैं, तो आप पूरी क्लास लीजिए और क्लास के बाद में एक बार उनको दोबारा रिपीट कर लीजिए। फिर जब आप टेस्ट दोगे तो यही क्वेश्चन मिलेंगे, मेरी गारंटी। यही क्वेश्चन, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप निकाल लेना, कोई भी प्रैक्टिस सेट निकालोगे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, इसी थ्योरी में से क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम है वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी करवा दूंगा। ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ अलग से सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए,
सब्सक्राइब और तो आपने कर ही रखा है, बेल आइकन के बटन को दबा के जरूर रखें, क्योंकि हर दिन आपको 11 बजे अपने चैनल पे वीडियो मिलेगा। और ये वीडियो है, ये आपकी स्टडी में बहुत अच्छी खासी मदद करने वाला है। और हमने इसकी 0 फीस रखी है, ओनली 0, जिससे हर बच्चा पढ़ सके। ठीक है, चलो अगले वीडियो तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।